जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार सचिवालय के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 1। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का जो वीडियो होगा दोस्तों फास्ट रिवीजन होगा। 75 प्रश्न आपको फास्ट कराए जाएंगे जो कि जीके जीएस और साइंस के होंगे और उसमें करंट भी इंक्लूड हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद का उदय का अत्यधिक उपयुक्त है। यानी कि उपनिवेशवाद का उदय जो है अत्यधिक उपयुक्त किसके लिए है, तो सामंतवाद के लिए। किसके लिए है, सामंतवाद के लिए। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है, तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी तो क्या होगी दोस्तों, तो इकाई से कम होगी। जब वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत क्या हो जाएगी, लोच, इकाई से कम हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं, विद्यालय की इमारत में रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या कहलाता है। तो विद्यालय के रखरखाव में किया जाने वाला जो खर्च होता है पूंजीगत और विकास व्यय दोनों होता है। पूंजीगत और विकास व्यय दोनों होता है। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया, तो गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ से स्टार्ट किया। धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से, सारनाथ यूपी से। ये कहा जाता है दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद बात करें, सर्वप्रथम जो प्रवचन दिए थे सारनाथ यूपी में दिए थे, यही धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां नंबर प्रश्न की बात करें, यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। तो राज्य जो है व्यक्ति का पूर्वगामी है, यह कहा था किसने, तो अरस्तू ने कहा था। अरस्तू ने क्या कहा था, तो राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। चलते हैं आठवें नंबर प्रश्न की ओर। आठवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। तो पंचवर्षीय योजना के लिए क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है नीति आयोग। कौन सी आयोग, नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है। तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त वजन वाला आइटम जो हो जाएगा दोस्तों, खाद्य और पेय पदार्थ। खाद्य और पेय पदार्थ। चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। 10वां नंबर जो प्रश्न है, मोसोपोटामिया की अभिप्राय है। तो मोसोपोटामिया का क्या अभिप्राय है, दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। दजला फरात के बीच की उपजाऊ धरती जो है मोसोपोटामिया का अभिप्राय है। चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। 11वां नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं, क्या स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन है, तो ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भीमराव अम्बेडकर जो है दोस्तों कानून मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब भी हम लोग याद रखेंगे। और बात करें रक्षा मंत्री तो बलदेव सिंह थे। ठीक है दोस्तों, 12वें नंबर प्रश्न की बात करें, पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय क्या है। तो पंचवर्षीय योजना को जो स्वीकृति देता है वह कौन सी निकाय है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है। 13वें नंबर प्रश्न की बात करें, प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन थे। तो पाणिनि कौन थे दोस्तों, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एक व्याकरण शास्त्री थे। पाणिनि कौन थे, एक व्याकरण शास्त्री थे। ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण यह किसने किया था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरबों ने। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण अरबों ने किया था। 15वें नंबर प्रश्न की बात करें, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता अनिवार्य नहीं है, तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये योग्यता अनिवार्य नहीं है। जबकि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु 35 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए या कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, कोई लाभकारी पद पर यह अधिकारी ना हो, तब वह भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती जी हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। 17वें नंबर प्रश्न की बात करें, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन जो कि कर्नाटक में पड़ता है की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी। आज़ाद हिंद फौज की जो संकल्पना प्रस्तुत की थी वह किसने की थी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज की जो संकल्पना तैयार किया था रास बिहारी बोस ने, लेकिन उसके मुख्य सेनापति जो थे सुभाष चंद्र बोस जी थे। ये भी हमें याद रखना है।
19वां नंबर प्रश्न की बात करें, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार यानी ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल से जुड़ा हुआ है? तो यह ग्रेट बाथ जो है दोस्तों मोहनजोदारो में। सबसे बड़ा स्नानागार और सबसे बड़ा अन्नागार यानी कि अन्न का भंडारण जो होता था वह कहाँ होता था? मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो है जो सिंधु नदी के तट पर बसा है और पाकिस्तान के लड़काना जिले में अवस्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। ठीक है दोस्तों, ये भी हमें याद रखना है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, ये भी हमें याद रखना है। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर्स इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। आज का जो वीडियो है दोस्तों फास्ट रिवीजन होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो कार्यालय है दोस्तों न्यूयॉर्क में है। ठीक है। 21वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ सही सुमेलित नहीं है ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये सिराको कनाडा में है, ये सुमेलित नहीं है। जबकि चीनोको यूएसए यानी कि अमेरिका का है। फॉन जो है आल्प्स पर्वत में चलता है और लू जो है भारत में चलता है, दक्षिणी भारत में चलता है। तो ये भी प्रश्न याद रखेगा। चीनोको यूएसए, फॉन आल्प्स पर्वत, लू भारत। जबकि इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं है, तो ये सी जो है सुमेलित नहीं है, सिराको कनाडा नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? तो सौरमंडल का सदस्य इसमें से कौन नहीं है दोस्तों? तो ताराकार सौरमंडल का सदस्य नहीं है। जबकि नक्षत्र, धूमकेतु, उपग्रह ये सब सौरमंडल का सदस्य है। 23वें नंबर प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो संबंध है राजमार्ग से है। 24वां नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल जो स्थित है वह कहाँ है? तो चीन में है। कहाँ है दोस्तों? चीन में है। चलते हैं 25वां नंबर प्रश्न की ओर। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था? इंग्लैंड ने अमेरिका पर जो स्टाम्प एक्ट लगाया वह लगाया 1765 में। कब लगाया? 1765 में। 26वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभुसत्ता यानी कि संप्रभुता का लक्षण नहीं है? तो संप्रभुता का जो यहाँ पर लक्षण नहीं है दोस्तों वह कौन हो जाएगा? अविशिष्टता। अविशिष्टता संप्रभुता का लक्षण नहीं है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका भी ये वीडियो आज कैसा लग रहा है। कुलगर्दी देश के लिए प्रसिद्ध है। कुलगर्दी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए प्रसिद्ध है। ये कर्नाटक का क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है। 28वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 368 का जो यहाँ पर संबंध हो जाएगा दोस्तों संविधान संशोधन से। किससे? संविधान संशोधन से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 29वां नंबर प्रश्न है, 7 टीलों का शहर किसे कहते हैं? तो 7 टीलों का जो शहर कहलाता है दोस्तों वह कहलाता है रोम। सिटी ऑफ 7 हिल्स रोम कहलाता है। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, अशोक का प्रस्तर अभिलेख। अशोक का प्रस्तर अभिलेख डैश का प्रतीक थे? तो अशोक का प्रस्तर अभिलेख जो है प्रशासन का प्रतीक थे। किसके प्रतीक थे? तो प्रशासन का प्रतीक थे। ये हमें याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 31वां नंबर प्रश्न है, शारदा अधिनियम से संबंधित है। शारदा अधिनियम जो संबंधित है वो किससे? शारदा अधिनियम जो संबंधित है दोस्तों ये बाल विवाह से संबंधित है। बाल विवाह एक्ट से शारदा अधिनियम संबंधित है। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिला है? तो जोते हुए खेत का जो प्रमाण मिला है ये कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, ये भी याद रखना है। 33वां नंबर प्रश्न, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो बांग्लादेश का सृजन 1971 में हुआ था, पाकिस्तान से काटकर। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल शामिल है? तो जैव विविधता की दृष्टि से भारत का जो तप्त स्थल है दोस्तों पश्चिमी घाट है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा स्थल तप्त स्थल है? तो पश्चिमी घाट है। ठीक है। 35वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो उपनिषद के उदय का उपयुक्त जो कारण हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? सामंतवाद। सामंतवाद। ठीक है। 36वां नंबर प्रश्न है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया जाता है। टोटल 7 अधिकार थे लेकिन वर्तमान में 6 अधिकार हैं, ये भी हमें याद रखना है। संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है। व्यक्ति वृष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो वृष्टि अर्थशास्त्र का जो संबंध है दोस्तों ये व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडा के व्यवहार से है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समझ से, यानी कि दोनों का दोनों ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। 38वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर्स इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर PDF दे दिया जाएगा। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना क्या है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना गंडक परियोजना है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना गंडक परियोजना है, याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं 39वें नंबर प्रश्न की ओर। 39वां नंबर प्रश्न की बात करें, 39वां नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा कोलकाता। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। 40वां नंबर प्रश्न है, भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है?
तो भूमिपुत्र शब्द जो है संबंधित है ये किससे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्रवाद से। किससे? क्षेत्रवाद से। 41वां नंबर प्रश्न है, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीय पर क्या है? तो भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीय पर कौन सी समिति बनी है? तो 41 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तारापोड़ समिति। कौन सी समिति? तारापोड़ समिति। पुछताछ घास प्रदेश कहाँ है? पुछताछ घास प्रदेश कहाँ है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये हंगरी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पुछताछ घास हंगरी हो जाएगा दोस्तों। वहीं सवाना दक्षिणी अफ्रीका हो जाएगा, वेनेजुएला में लानोज हो जाएगा, ब्राजील में कंपोज हो जाएगा, श्रीलंका में पटाना हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड हो जाएगा। तो इस सब तरह से उष्णकटिबंधीय घास के ये सब मैदान थे दोस्तों। तो 42 नंबर हो गया। चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर। 43वां नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कतई मशीन का आविष्कार किया? वाटर फ्रेम नामक जो कटई मशीन का आविष्कार किया है ये किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है रिचर्ड आर्कराइट ने। 44वां नंबर प्रश्न, कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किससे मानते थे? कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर का। लता मंगेशकर हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। ठीक है, चलते हैं 45वां नंबर प्रश्न, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से कौन पर्वत श्रेणियों के बीच है? तो कश्मीर घाटी जो किन पर्वत श्रेणियों के बीच है? तो पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच। पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच कश्मीर घाटी अवस्थित है। 46वां नंबर प्रश्न, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। तो ये शामिल किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो ये शामिल किया जाता है पूंजी खातों की जमा मदों के लिए। पूंजी खातों की जमा मदों के लिए भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। 47वां नंबर प्रश्न, अधिकारियों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य का क्या है? अधिकारियों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्यों के लिए क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा नैतिक विकास पर बल देता है। नैतिक विकास पर बल देता है आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के। 48वां नंबर प्रश्न, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? तो केप ऑफ गुड होप की जो खोज यहाँ पर की गई थी वो की थे बार्थोलोम्यो डियाज द्वारा। बार्थोलोम्यो डियाज जो थे दोस्तों प्रथम पुर्तगाली थे जो कि भारत की खोज के लिए निकले थे, लेकिन वह केप ऑफ गुड होप यानी कि दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग तक ही पहुँच पाए थे, जिससे उसने नाम दिया केप ऑफ गुड होप। ठीक है, 1498 वास्को डी गामा है जो भारत पर सर्वप्रथम पहुंचे थे। ठीक है, 49वां नंबर प्रश्न, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? तब ब्याज दर घट जाती है। जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो ब्याज दर घट जाती है, ये याद रखना है। 50वां नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित जो थी सेलखरी से निर्मित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्रा थी, मोहरें थी, वो सेलखरी से निर्मित थी, याद रखेंगे। अब चलते हैं विज्ञान के प्रश्न की ओर। विज्ञान के टोटल 25 प्रश्न रहते हैं दोस्तों। तो निम्न में से कौन सा एक मूल मात्रक नहीं है? तो मूल मात्रक इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये ओम जो है एक मूल मात्रक नहीं है। ठीक है दोस्तों, मीटर एम्पियर सेकंड ये सब मूल मात्रक है। ओम जो है किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक ओम है, जो कि मूल मात्रक नहीं है, ये भी याद रखना है दोस्तों। 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक है दोस्तों, गेमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक किसका है? तो गेमेक्सिन, ब्लीचिंग पाउडर और डीडीटी किसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है? तो ये उदाहरण किसका हो जाएगा दोस्तों? तो क्लोरीन का एक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, गेमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण उदाहरण है। यौगिक जो है किसका है? क्लोरीन के महत्वपूर्ण यौगिक है। निम्न में से कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है? तो SOS बंध जो प्रदर्शित करता है देख लेते हैं दोस्तों। SOS जो बंध प्रदर्शित करता है तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा H2H2O7। H2H2O7 हो जाएगा। 54वां नंबर प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत दिया था वो हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों, तो ये चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। 55वां नंबर प्रश्न है, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो ये कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो प्रोटेस्ट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि और शुक्राणु, ये नर प्रजनन का क्षेत्र है दोस्तों। नर प्रजनन का क्षेत्र है प्रोटेस्ट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। ठीक है, चलते हैं 56वें नंबर प्रश्न की ओर। एक हीटर का तंतु बना होता है, तो एक हीटर का जो तंतु बना होता है ये बना होता है नाइक्रोम का। एक हीटर का तंतु नाइक्रोम का बना होता है। 57वां नंबर प्रश्न है, K/NO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? तो +7 हो जाएगी दोस्तों। ऑक्सीकरण संख्या निकालना आसान है, बोलिएगा तो एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, ट्रिक बाय से, तो आप भी निकाल सकते हैं जल्दी से। बोलिएगा, मैसेज कर दीजिएगा यानी कमेंट कर दीजिएगा। संयोजक यौगिक क्या है? तो संयोजक यौगिक जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा बंद अणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ग्लायोसिन। ग्लायोसिन जो है एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, याद रखेंगे। 60वां नंबर प्रश्न है, एड्स रोग के जनक कौन है? तो एड्स रोग के जो जनक है दोस्तों ये कौन है पूछा जा रहा है, तो इसका जो जनक हो जाएंगे विषाणु वायरस हो जाएंगे।
ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 61वां नंबर प्रश्न है, हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए क्या आवश्यकता है? तो हुक के नियमानुसार क्या आवश्यकता है? तो ये हो जाएगा प्रतिबल समानुपाती विकृति, प्रतिबल समानुपाती विकृति हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं 62वां नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो मादा प्रजनन से संबंधित अंग नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका पुरुषों में होता है, जबकि मादा प्रजनन में गर्भाशय, अंडवाहिका और अंडाशय होता है। मादा प्रजनन में गर्भाशय, अंडवाहिका और अंडाशय होता है और पुरुष जब प्रजनन में शुक्रवाहिका होता है, ये भी याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 63वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा O2/2। O2/2 जो है दोस्तों, इसमें जो है अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। 64वां नंबर प्रश्न है, जीनियर डायोड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो जीनियर डायोड का जो प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है वोल्टेजता नियंत्रण में। वोल्टेज को नियंत्रण के लिए जीनियर डायोड का प्रयोग किया जाता है। 65वां नंबर प्रश्न है, वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है? तो अनुवाद प्रक्रिया को रोकने वाला जो है दोस्तों UAA है। कौन सा है दोस्तों? UAA है। चलते हैं 66वां नंबर प्रश्न की ओर। 66वां नंबर प्रश्न है, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो पानी का जो बुलबुला चमकता है, पूछ रहा है वह किस प्रक्रम के कारण चमकता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी का जो है बुलबुला वह चमकता है। ठीक है, 67वां नंबर प्रश्न है, कौन सी जंतु चिरडिम्बिता दर्शाता है? तो चिरडिम्बिता जो दर्शाता है वह कौन सा हो जाएगा? फ्राइनोसोमा। फ्राइनोसोमा जो है चिरडिम्बिता दर्शाता है। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाला पौधा क्या है? तो मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाला जो पौधा होता है वह कौन होता है? लवन मदोभित। लवन मदोभित कहलाता है। ठीक है, 69वां नंबर प्रश्न है, BeB, Mg तथा एल्युमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीयक आयन विभव अधिक है? तो किसका द्वितीयक आयन विभव अधिक है? तो ये किसका हो जाएगा? बेरिलियम का हो जाएगा, बी का यानी बेरिलियम का हो जाएगा। 70वां नंबर प्रश्न है, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है? तो ध्वनि सबसे तेज जो संचरण करेगी कहाँ करेगी? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ध्वनि सबसे तेज जो संचरण करेगी पहले ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ठीक है, 71वां नंबर प्रश्न है, बसंतीकरण के लिए अनुकूलन तापमान कितना है? तो बसंतीकरण के लिए अनुकूलन तापमान जो है 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच है। चलते हैं 72वां नंबर प्रश्न की ओर। 72वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित एल्केन का सही आयनिक नाम क्या है? तो सही आयनिक नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। 72 नंबर का जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। 73 नंबर प्रश्न की बात करें, अन्विनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। अन्वीकरणीय ऊर्जा का यहाँ पर जो स्रोत है दोस्तों ये है कोयला। अन्वीकरण ऊर्जा का स्रोत है कोयला, यानी कि ऐसा स्रोत जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद हम लोग दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसे अन्वीकरण स्रोत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें, 74वां प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की द्विब्रेगली तरंगदैर्घ्य समान है, इसका वेग अधिक होगा। तो इसका जो वेग अधिक होगा दोस्तों, यह इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा। एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की द्विब्रेगली तरंगदैर्घ्य समान है, तो किसका वेग अधिक होगा? तो इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा दोस्तों। इलेक्ट्रॉन सबसे तेज संचरण करने में फास्ट है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है? आज का अंतिम प्रश्न 75वां नंबर प्रश्न, साइंस का 25वां नंबर प्रश्न देख रहे हैं। तो 75वां नंबर प्रश्न कह रहा है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो जल चक्र में जो संचलन की प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती, जबकि वर्षण, संघनन, वाष्पीकरण होता है, संचलन की प्रक्रिया जल चक्र में नहीं होती है। तो आज हम लोगों ने देखा स्पार्क पब्लिकेशन के लिए बिहार सचिवालय का सेट नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, बिहार सचिवालय के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर फर्स्ट हमने फर्स्ट डिवीजन किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। अगला पार्ट जल्द ही तैयार होने वाला है, आपको जल्द ही दे दिया जाएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मास्टर जी इन्फो चैनल पर अवेलेबल करा दिए गए हैं। और इस क्लास का अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। सचिवालय का डेट दिसंबर में है, तो ज़ोर शोर से लग जाइए। जय हिंद, जय भारत।